So welcome to Physics Within You. In this part, we will learn about calculus और हम यहाँ पे kinematics का यूज करेंगे। 11th क्लास के बच्चे जो 10th जस्ट पास करके आते हैं उनको कैलकुलस का ज्यादा आइडिया नहीं होता। इस बात को ध्यान में रखते हुए कैलकुलस का बेसिक आइडिया देने के लिए ये वीडियो बनाई गई है। आई होप कि यू विल गेट दिस थिंग, आपको ये सब समझ में आ जाए। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आपको अच्छी तरह एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा मैं। तो चलते हैं वीडियो में। तो सीधा बात करते हैं, न दाएं न बाएं। वाई कैलकुलस इन फिजिक्स? कैलकुलस क्योंकि मैथ का टॉपिक है, फिजिक्स में क्या कर रही है? तो फिजिक्स में इसके बिना फिजिक्स को समझना, सिर्फ ग्राफ्स के वे में समझेंगे तो कुछ कहानी ऐसी हो जाएगी कि आपको फोटो दिखा दी, मूवी नहीं दिखा रहे आप। तो ग्राफिकल वे में जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो सिर्फ एक स्नैपशॉट रह जाता है। अगर आप इसको मूवी की तरह देखना चाहते हैं फिजिक्स को, तो आप कैलकुलस समझिए, तभी आप फिजिक्स को पूरा हैंडल कर पाएंगे, हर पॉइंट पे समझ पाएंगे। नहीं तो बट टुकड़ों टुकड़ों ग्राफ में समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो दैट्स व्हाई कैलकुलस इज इंपॉर्टेंट इन फिजिक्स। थोड़ा सा मैं सिनेरियो समझा देता हूँ आपको कि अगर आपने हमारी पिछली वीडियो देखी होगी वन डी मोशन वाली, तो वन डी मोशन की 3-4 सेगमेंट है मेरे ख्याल से। 2 सीरीज हम कर चुके हैं, एक वन डी मोशन का, एक हम कर चुके हैं लाइन और कर्व्स का, जहां मैंने लाइन और कर्व्स की इक्वेशंस को थोड़ा एक्सप्लेन करा था। तो आप उनको समझ लेना, वो भी आपके बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए। आल्दो कोनिक सेक्शन थोड़ा सा मुश्किल हो गया वहां पे, आप लोगों से थोड़ा लेवल हो सकता है ज्यादा हो, पर नहीं, आपको समझना सब है, क्योंकि मैंने जस्ट इक्वेशंस की बात करी है। वापस आ रहा हूँ। वन डी मोशन जब हमने थ्रू ग्राफ करा था, तो हम वहां से एक्सटेंशन कर रहे हैं, हमने वहां पे काइनेमेटिक इक्वेशंस ऑलरेडी कर चुके हैं। तो आप काइनेमेटिक इक्वेशंस को वहां से देख सकते हैं। और हमने वहां क्या पाया था, थोड़ा सा मैं यहाँ स्नैप लेना चाह रहा हूँ उसका। तो आपने देखा कि वहां पे हमने आपको ग्राफ का ज्योमेट्रिकल मीनिंग बताया था। तो अगर आपको ग्राफिक का ज्योमेट्रिकल मीनिंग आपको क्लियर था, तो अब एक बात समझिएगा यहाँ पे। सॉरी, ये वीटी का ग्राफ है, तो वीटी ग्राफ में देखिए ये एक पार्ट है, देख तो ये सारा क्या दिख रहा है, आल्दो वेरिएशन है, बट आप इसमें से अगर एरिया निकालने को कहूँ तो आप बड़े आसानी से एरिया निकाल सकते हैं। ये ट्रायंगुलर है, नीला पार्ट क्या है, ये रेक्टेंगल है, फिर ट्रायंगल है, तो आप एरिया निकाल सकते हैं। तो जो एरिया होता है ना इस वीटी ग्राफ का, वो क्या बताता है, पोजीशंस, यानी कि डिस्प्लेसमेंट की बात बताएगा। अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं कहना, डिस्टेंस कहना है, तो डिस्टेंस के टर्म में भी आप कह सकते हो, अगर स्पीड की बात करेंगे तो। तो बेसिकली आप इसे क्या एरिया बड़े आसानी से निकाल सकते हो, थोड़ा सा पार्ट्स में करना पड़ेगा। इधर वाले पार्ट का अलग कर दिया, इस रेक्टेंगल का अलग कर दिया, और इस ट्रायंगल का अलग कर दिया। और वहीं पे जब स्लोप की बात करोगे, इस ग्राफ का जो स्लोप होगा वो एक्सीलरेशन के बारे में बताएगा, और उसको भी आप 3 बड़े टुकड़ों में कर सकते हैं। राइट? दिक्कत कब आएगी? दिक्कत तब आएगी अगर ये इतना जैसे पीस वाइज आपने अलग अलग कर लिया। आप देख पा रहे हैं, मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ फिर से। ये ट्राइंगल है एक पार्ट, ये रेक्टेंगल है एक पार्ट, ये रेक्टेंगल है समझिए। मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ कितने हैं, 6 मेरे पास यूनिट हो गए। तो 6 यूनिट का मेरे पास ये पूरा एरिया हो गया। इसको भी आप देख पाओगे तो 2 यूनिट का एरिया है। तो अगर आप इसको करना चाहोगे तो ये भी कर लोगे। तो ये तीसरा पार्ट हो गया ट्राइंगल, ठीक है ना, ये 1 यूनिट का एरिया है। तो मैंने एरिया बिना देखे ग्राफ को देख के ऐसे निकाल दिया मैंने, राइट, क्योंकि यहाँ आसान था। इसलिए आपने इसको 3 पार्ट में करा और आपने इसका एरिया फाइंड आउट कर लिया। स्लोप भी फाइंड आउट कर लोगे क्योंकि एंगल आपको पता है। यहाँ 2 वर्सेस 1 है, यहाँ 2 वर्सेस 2 है, 45 का एंगल है। आप बड़ी इजीली देखो, मैं कुछ कैलकुलेशन नहीं कर रहा, मैं कोई पेन नहीं उठा रहा, मुझे पता है ये एंगल कितने का है, कि एंगल 45 का है। मैं स्लोप निकाल लूंगा यहाँ tan थीटा। तो tan थीटा किसके बराबर होता है, इस तरह से होता है। तो ये बातें मुझे पता है, राइट। यहाँ पे एंगल कितना है, 2/1 है, तो tan इनवर्स 2/1 निकाल लेंगे। 1/2 हाफ हो जाएगा, हाफ का जो भी पैरामीटर थीटा है आप वो टेबल से देख लेंगे, निकल जाएगा, यहाँ पे भी आपके पास आ जाएगा, राइट। तो मेरे कहने का पर्पस है ये कि ग्राफिकल वे में अगर ग्राफ स्मूथ हो, एक बढ़ रहा हो, फिर रुक गया हो, फिर फ्लैट चल रहा हो, फिर गिर गए, आप निकाल सकते हैं। मगर उन केसेस में बहुत दिक्कत आती है अगर किसी व्यक्ति का मोशन डिस्क्राइब करने में इस तरह से चल रहा हो। अब क्या करोगे आप, बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसके तरह के केसेस को डील करने के लिए हमें कैलकुलस की जरूरत होती है।
राइट? तो ये हमारा एक प्री आइडिया था कैलकुलस क्यों चाहिए। कैलकुलस इसलिए चाहिए क्योंकि हमें इंस्टेंटेनियस पॉइंट मैंने समझाया था इस वीडियो में, पुराने वाली वीडियो में इंस्टेंटेनियस क्या होता है, फिर से दोबारा समझाऊंगा इसमें। इंस्टेंटेनियस कैसे अलग होता है जब हम नॉर्मल एवरेज की बात कर रहे होते हैं। तो चलते हैं एक बारी। तो जो हमें पॉइंट समझ में आया है कि जो रियल टाइम जो मोशन होता है हमारा, वो हमेशा यूनिफॉर्म नहीं होता है। कुछ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आती है, नेचुरल एक्सेलरेशन भी हो जाएगा, तो हमें कैलकुलस की जरूरत पड़ती है। तो जो ग्राफ हमें सिर्फ जो आइडिया देता है, ग्राफ जो हमारे लिए सिर्फ स्नैपशॉट है, कैलकुलस इन जनरल मूवी है हमारे लिए, राइट? तो कैलकुलस ज्यादा पावरफुल है। आप फोटो देखना पसंद करोगे कि मूवी देखना पसंद करोगे? नेचुरल है मूवी, क्योंकि मूवी को रोक के आप स्नैपशॉट निकाल सकते हो अलग अलग। समझ में आई बात? तो कैलकुलस की इंपॉर्टेंस उतनी ही है जितनी मूवी की इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू कि अगर आपको उस मूवी को फोटो में दिखाया जाए। तो इतनी सी बात है, आपको समझ लीजिएगा, तो आपको कैलकुलस का महत्व समझ में आ जाएगा। आगे चलते हैं। अब जब हम बात कर रहे थे कि कैलकुलस को समझना कैसे है, जिस व्यू में मैंने आपको पिछली में बताया, मैं उसी वे में फिर से बात कर रहा हूँ। मैं फिर से वीटी ग्राफ की ही बात कर रहा हूँ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की ही बात कर रहा हूँ। और अगर आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ नहीं आ रहा है तो प्लीज हमारी 1D मोशन की जो ग्राफिकल वीडियो है और लाइन और कर्व्स को थोड़ा समझ लेना आप। थोड़ा 2 सीरीज हैं, 4 या 3 आई थिंक एपिसोड्स हैं उसमें, तो 7-8 वीडियो हो जाती है टोटल एपिसोड की। उसको देख लेना है रफली फटाफट, उसे आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं बात कर रहा था कि मान लीजिए किसी व्यक्ति का जो मोशन है उसकी वेलोसिटी टाइम ग्राफ इस तरह से दी जा सकती है जो आपने ग्रीन कलर देखा है, राइट? ये तो समझ में आ गया आपको। अब जो यहाँ पे स्लोप था, दो ही बातें इंपॉर्टेंट है अगर आपने ध्यान दिया, एक स्लोप होता है और एक एरिया होता है। तो ये है स्लोप, तो यहाँ मैं बात कर रहा हूँ स्लोप। अब देखिए यहाँ पे स्लोप ये ऐसे है। अब अगर मैं चाहूं तो स्लोप हर पॉइंट पे निकाल सकता हूँ। अगर मैं कहूँ इस पॉइंट पे निकालना है, निकल जाएगा, ये स्लोप है इस पॉइंट पे। ठीक है, इस पॉइंट पे स्लोप निकालना है, इस पॉइंट पे भी स्लोप आ जाएगा, इसके पैरेलल ही चलेगा ऑलमोस्ट। ठीक है, थोड़ा सा लाइन ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो ये स्लोप है। आप समझ में आ गया आपको? स्लोप का मतलब ये वीटी ग्राफ है। अगर आपने पिछले स्लाइड को ध्यान से देखा हो तो उस पार्ट में जब नहीं समझ में आया तो दोबारा जाके देखना, वहां मैंने बताया स्लोप मतलब ए टी ग्राफ। अगर आप इसके स्लोप को जोड़ेंगे तो आपको ए टी ग्राफ मिल जाएगा। ठीक है, ये एक पार्ट हुआ। यानी कि वीटी ग्राफ को अगर मैं टेन थीटा निकालूंगा वीटी ग्राफ पे, टेन थीटा का मतलब क्या? स्लोप। बताया था ना आपको, टेन थीटा का मतलब क्या? स्लोप। स्लोप को हम एम से रिप्रेजेंट कर रहे थे। ठीक है, तो अगर आपको स्लोप की बात करनी है तो ये स्लोप है यहाँ पे इस वाले ग्राफ में। अगर मैं बात करूं तो डेल्टा वी बाई डेल्टा टी होगा, और ये डेल्टा वी बाई जो डेल्टा टी होगा, ये क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन हो जाएगा। अगर आप इसको टुकड़ों में करेंगे तो, बट ये तो थोड़ा अलग टाइप का ग्राफ है, सीधा सीधा तो है नहीं। समझ रहे हैं मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? पिछली बार की तरह तो है नहीं, तो कर्व है, तो कैसे करें फिर इसका? तो ये तो डिफिकल्ट हो जाएगा ना हमारे लिए। तो हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो जरा मैं सिनेरियो लेता हूँ कैलकुलस को समझाने की, और ये बात हो रही है स्लोप के टर्म में समझाने की। और स्लोप जो होता है वो होता है चेंज। तो इसको हम यहाँ पे बात करते हैं डिफरेंशिएशन, यानी कि एक लाइन को आप तोड़ रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं। समझ में आ गई बात? तो यहाँ हम डिफरेंशिएशन को समझ रहे हैं। तो स्लोप वाला पार्ट मतलब डिफरेंशिएशन, उसका डेरिवेटिव कहते हैं। मैंने पहले बताया इस विषय में, दोबारा बता रहा हूँ ये पार्ट जस्ट रिकैप के लिए, कि कोई व्यक्ति है, अगर उसका इनिशियल मोशन हम मान लेते हैं कि जीरो वेलोसिटी है उसकी, और ये उसके इनिशियल पोजीशन और टाइम है, तो विद द टाइम हो सकता है अलग अलग पोजीशन और टाइम ले और अलग अलग चीजें हो उसके साथ। और इस बार हम उसको स्मूथ नहीं मानते, इतना अलग अलग मान लेते हैं। इस तरह से ये वॉक कर रहा था, तो ये उसका मोशन है। इसके मोशन को हमने डिस्क्राइब करना है, राइट ना? तो इसको मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हम इसकी एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे। तो एवरेज वेलोसिटी का आपको फॉर्मूला पता था कि आप डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी कर लोगे, अगर दो पार्ट में है तो उसका समेशन कर दोगे। इतनी सी बात है, ठीक है। पर होता क्या है कि अगर मैं कहूं फ्रैक्शनल सेकंड में आप यहां से यहां गए, टाइम थोड़ा सा है, इस थोड़े से टाइम में आप अगर यहाँ से कहाँ गए, तो छोटे में थोड़ा सा टाइम में दिखेगा तो है नहीं। तो मैं आपको यहाँ बताना चाह रहा हूँ थोड़ा सा टाइम क्या। थोड़ा सा टाइम मतलब क्या? पल भर का समय। इंस्टैंटेनियस का मतलब है डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो। उस डेल्टा टी टाइम में
जो यहाँ से मुझे दिख भी नहीं रहा, सो मान लेते हैं ये डेल्टा एक्स जो है हमारे पास, अगेन यू लिसन, ये जो डेल्टा एक्स है मेरे पास, ये वो डिस्टेंस है जो उस पल भर के समय में चला गया है। ठीक है, इसे ही कहते हैं इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी, यानी कि यही डेल्टा एक्स और टी लेंगे हम। ठीक है, पर हम साथ में लगा लेंगे डेल्टा टी हमारा क्या हो रहा है, टेंडिंग टू जीरो हो रहा है, राइट। इसी को हम कहते हैं कि हम इसको डिफरेंशिएशन की फॉर्म में कर देते हैं। तो जो हमारी ये वाली टर्म होती है, इसमें से एक्स हटा दीजिए और बाकी सबको जोड़ दीजिए एक साथ। ठीक है, तो इसके लिमिट के साथ तो इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं डी बाई डी टी। क्या कहते हैं, डी बाई डी टी। और ये हो गया एक्स, आपका होगा आपका वेरिएबल, तो इसको कहते हैं डेरिवेटिव ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू टी। क्या कहते हैं इसे, डेरिवेटिव ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू टी। इस x का डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू टी, बार बार बोल रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, तो ये है वेलोसिटी इक्वल टू फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ डी बाई टी। फर्स्ट डेरिवेटिव बोला है, यानी सेकंड डेरिवेटिव भी कुछ होता होगा, बताऊंगा उसके बारे में। ठीक है, तो एक्सेलरेशन होता है हमारे पास। तो एक्सेलरेशन इसी तरीके से डील करता है, जैसे पोजीशन और टाइम के साथ वेलोसिटी है, वैसे ही वेलोसिटी और टाइम के साथ एक्सेलरेशन है। तो वहां पे हम एक्सेलरेशन को लिखते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है, राइट, कोई बात नहीं। अब वेलोसिटी खुद डेरिवेटिव है किसका, एक्स का, तो ये हमने लिख लिया, वेलोसिटी की जगह हमने ये वाली टर्म यूज कर ली, राइट। तो ये देखिए डी बाई डी टी, और ये भी डी बाई टी डी टी, इसको कहते हैं सेकंड डेरिवेटिव। ऐसे थर्ड फोर्थ फिफ्थ बहुत कुछ हो सकता है, पर मोशन के केस में नहीं। मोशन के केस में हम एक्सेलरेशन के बियॉन्ड नहीं जाते, हम एक्सेलरेशन से आगे बात ही नहीं करते। तो हमारा काम मोशन के केस में कम से कम सेकंड डेरिवेटिव तक चल जाता है। पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन तीन ही टर्म है हमारे पास। तो सिंपल टर्म फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव। तो आपने यहां से डेरिवेटिव का टर्म समझ लिया कि डेरिवेशन का मतलब होता है कि आप एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, इंस्टेंटेनियस पॉइंट पे, एक पल भर के क्षण में जितना भी आपने दूरी तय करी, उस दूरी को तय करने में आपकी स्पीड कितनी थी, कि वेलोसिटी कितनी थी, या उस पल भर के समय में आपका एक्सेलरेशन कितना था। जब आप बाइक पे चलते हैं ना, स्कूटी पे चलते हैं और एकदम से स्कूटी के कान में रोड़ते हैं, तो कहते हैं गूं, तो गूं पे जो डिस्टेंस आप ट्रेवल करते हो ना इतनी देर में, वो आपका एक्सेलरेशन होता है। गाड़ी को एक्सलेट करने के लिए पावर लगानी पड़ती है, जिसकी वजह से आवाज कर रहे हैं, राइट ना। तो आप डिस्टेंस आपका फास्टर हो गया ना, मतलब आपने ज्यादा कर लिया। तो यही मीनिंग है रेट ऑफ चेंज। तो जो एक्सलेट करते हो तो आपका रेट ऑफ चेंज बहुत ज्यादा होता है, उल्टा भी हो सकता है, आप गाड़ी स्लो करोगे तो भी होगा। ठीक है, तो ये था डिफरेंशिएशन का मीनिंग, राइट। तो एक पार्ट हो गया, डिफरेंशिएशन समझ में आ गया, रेट ऑफ चेंज। ये विद रिस्पेक्ट टू टी मैंने लिया है क्योंकि मैं मोशन की बात के पर मैं आपको समझा रहा हूँ। कुछ और भी हो सकता है, कोई और वेरिएबल भी हो सकता है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो आपने समझा फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव, और डेरिवेटिव क्या होता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं डिफरेंशिएशन की, नहीं करते हैं। तो डिफरेंशिएशन की नहीं कर रहे हैं तो फिर हम क्या करेंगे, हम किसी और चीज की बात करेंगे। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएट करना, तोड़ना, जो अंग्रेज करते थे हमारे साथ। पर हमें क्या था, जोड़ना। तो जोड़ना है तो क्या करेंगे, हम इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, इंटीग्रेशन में जो टर्म आता है वीटी ग्राफ के साथ, तो जो वैल्यू आती है इंटीग्रेट करके, वो एक्स की वैल्यू आती है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट की या डिस्टेंस की वैल्यू आती है। तो फिर हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि हमने इंटीग्रेट करा है, और इंटीग्रेशन के लिए हमें चाहिए होता है एरिया अंडर द कर्व, ना कि स्लोप। तो हमारा पहला काम होता है हम स्लोप को हटाएं, यहां से स्लोप को हटा दिया हमने, तो हम इंटीग्रेशन करेंगे। तो इंटीग्रेशन के लिए अब ये पहले जैसे ग्राफ तो है नहीं, जो मैंने फर्स्ट वीडियो में फर्स्ट पार्ट में बताया था शुरू में। यहाँ तो कर्व है, ऐसे पहले तो स्ट्रेट था, ऐसा था, फिर स्ट्रेट था, फिर इस तरह से था। तो आपने दो ट्रायंगल और एक स्क्वायर करके या एक रेक्टेंगल करके कर दिया उसको आपने। इसको कैसे करोगे, तो चलो कोई नहीं, हम यहाँ पे एक अलग अलग रेक्टेंगल ले लेते हैं। जैसे कि ये मैंने रेक्टेंगल ले लिया, ये रेक्टेंगल है। अब अगर इस रेक्टेंगल को समझे, तो ये यहां से यहां तक ना, ये वाला पोर्शन जो है, इसको हम डेल्टा टी कह देते हैं। क्या कह देते हैं, डेल्टा टी कह देते हैं। पर अगर अगर आप ध्यान से समझोगे ना, तो आपको एक चीज मिल रही होगी, यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ये गैप रह जाता है। जब डेल्टा टी बड़ा होता है तो गैप रह जाता है। तो यानी कि अगर आप इसका सम करोगे, यहाँ पे भी तीन पार्ट कर लेते हैं, 1 2 3, कर लिया।
तो इस रेक्टेंगल को जो भी एरिया होगा, इस रेक्टेंगल का जो भी एरिया होगा, इस रेक्टेंगल का जो जोड़ देते हैं। पर आपको पता है इसको जोड़ने से एरिया कुछ कम आएगा, है ना, क्योंकि काफी सारा एरिया हमारा छूट गया। तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब हमारा आंसर ठीक नहीं आएगा। तो हमें आंसर ठीक करना है, तो हमें क्या समझना होगा, हमें आंसर ठीक करने के लिए इस डेल्टा टी को छोटा करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि डेल्टा एक्स जब होता है क्या होगा, वी कांस्टेंट है, हम मान लेते हैं एक पर्टिकुलर जगह पे वी कांस्टेंट है, और उसको डेल्टा टी से मल्टीप्लाई कर देते हैं कि रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, ये रेक्टेंगल है तो इसका ये आपने फिक्स कर लिया ना, ये वाला पार्ट ले लिया आपने, ये इसका वी है। तो ये v और डेल्टा टी, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा, इस वाले रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा। ठीक है ना, ये एक वाले का हो गया, तो ये हो गया v1, मान लेते हमने 3 कह दिया इसे, तो v3 डेल्टा टी। ऐसे ही दूसरे वाले का करेंगे, ऐसे तीसरे वाले का करेंगे, ये सबको फिर जोड़ देंगे, तो ये हो गया समेशन। पर हमने जैसे देखा इस समेशन से जो हमारा एरिया आ रहा है वो ठीक नहीं आ रहा। इस एरिया के इस गैप को कम करने के लिए हमें इसका डेल्टा टी 0 तक की तरफ ले जाना पड़ेगा। देखते हैं उस स्थिति में क्या होगा। ठीक है ना, जब उस स्थिति में कुछ होगा तो हमें पॉइंट समझ में आ जाएगा। एक बार मैं थोड़ा सा मैं सबको इरेज कर लेता हूँ, ये सारा पॉइंट जितने हैं, क्योंकि इरेजिंग नहीं करूंगा तो फिर आपको कुछ समझ नहीं आएगा यहाँ से, तो मैं सारे इनको एक बार उड़ा लेता हूँ। तो अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, अब हम आपके लिए इसको हम हटा देते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम छोटे छोटे स्टेप करेंगे। वो छोटा स्टेप मैंने क्यों करा, आप मुझे बताइए मैंने छोटा स्टेप क्यों करा। जो मैं कह रहा था कि डेल्टा टी, मुझे मैं क्या करना चाह रहा हूँ, डेल्टा टी को 0 करना चाहिए, तो कर दिया मैंने, पर फिर भी देखो ना थोड़ा सा रह गया, यहाँ थोड़ा सा रह गया। अब आंसर पहले से तो बहुत बेटर आएगा, ठीक है, मगर उतना बेटर नहीं आएगा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, हमें इसके बियॉन्ड जाना है, हमें एक छोटी छोटी लाइनें जनरेट करनी है, मतलब जितना हो जो दिखे ही ना, डेल्टा टी 0 का मतलब असल मतलब तो ये हुआ ना डेल्टा टी का, तो इस डेल्टा टी और ये इसका v, तो v और डेल्टा टी को मल्टीप्लाई करेंगे और डेल्टा टी सच्ची में यहाँ टेंडिंग टू क्या हो जाएगा, 0। तो उस केस में मेरे पास क्या आएगा, उस केस में मेरे पास एक पूरे का पूरा ग्राफ आएगा। ठीक है, क्या आएगा, पूरे का पूरा ग्राफ आएगा, देखिए कैसे, तो उसमें छोटे छोटे जोड़ देंगे तो हमारे पास पूरे का पूरा ग्राफ आ गया, और ऑलमोस्ट पूरा कवर होगा इस बार। मगर हो सकता है मगर डेसिमल के पॉइंट पे होगा। तो ये हमें एरिया निकालने की टेक्निक सम कर रहे थे, पर सम करते करते खास बात किस बात का ध्यान रख रहे थे कि इस डेल्टा टी को हम बार बार क्या कर रहे थे, छोटा करते जा रहे थे। जितना बड़ा डेल्टा टी होगा उतना एरर ज्यादा आएगा, और जितना छोटा डेल्टा टी होगा उतना एरर कम होगा, राइट। इसी को हम कह देते हैं, हम इस लिमिट और ये पोर्शन को, देखो जो रेड वाला पूरा पोर्शन है, इस पूरे समेशन को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, एक इंटीग्रेशन का साइन ऐसे डाल दिया, राइट। समझ में आ गया, इसको कहते हैं इंटीग्रेशन का सिंबल। और इस डेल्टा टी को वहां पे डिफरेंशिएशन में जैसे करा था, डी टी में कन्वर्ट कर दिया। तो ये इंस्टेंटेनियस पॉइंट पे, हर पॉइंट पे इंटीग्रेशन का आ गया। ये बात समझ में आ गई आपको कि कब समेशन, सवाल ध्यान से सुनना, समेशन इंटीग्रेशन में कब कन्वर्ट होता है, इसी कंडीशन ये है, ये लिमिट वाली कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये कई बार सवाल आपको समझ में आना चाहिए लॉजिकली कि समेशन को इंटीग्रेशन में कब आप कन्वर्ट कर सकते हो, राइट। ये पार्ट समझ में आ गया आपको। अब आपको एक और बात बता देता हूँ, कई बार इंटीग्रेशन इसी फॉर्म में होता है, तो उसको हम कहते हैं कि ये इनडेफिनेट इंटीग्रल है और एक इनफाइनाइट इंटीग्रल है। अ, और एक पार्ट होता है कि हम यहाँ पे लिमिट डालते हैं इसमें, ठीक है ना, यहाँ पे लिमिट डाल देते हैं, मान लीजिए ए और ये बी, तो इसको हम कहते हैं लोअर लिमिट है। क्या कहते हैं हम इसको, लोअर लिमिट है। इसको हम क्या कहते हैं, अपर लिमिट है। तो अपर जब सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ पे टी की वैल्यू ए और बी डाल के बस पहले सॉल्व कर लेंगे, और फिर बताऊंगा आपको मैं कैसे करते हैं। तो पहले हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो वैल्यू आ जाएगी। तो ये दो तरह के इंटीग्रल होते हैं, एक में वैल्यू गिवन होती है ऊपर नीचे वाली, अपर और लोअर लिमिट, इसको अपर लिमिट कहते हैं, इसको लोअर लिमिट कहते हैं, कईयों में नहीं दी होती। अभी मैं इनके बारे में थोड़ी देर में बताता हूँ आपको। तो पहले तो जस्ट मुझे इंटीग्रेशन का सिंबल बताना था आपको, तो मैंने सिंबल बता दिया। सिंबल क्या है कि समेशन को अपने इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करना है, ये एस है, इलोंगेट एस है, और dt वैसे यूज करना है। अब अगर आप ऐसा करेंगे तो क्या आएगा, ए
एरिया इसका क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ आ जाएगा। तो ये था इंटीग्रेशन क्या है, एरिया अंडर द कर्व, और डिफरेंशिएशन क्या था, स्लोप ऑफ द कर्व। ये दो बातें याद रखेंगे आप। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो मैं जिस बात पे आना चाह रहा था, अब मैं फार्मूले के टर्म में बात कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ एक फार्मूला बता रहा हूँ, और वो है पॉलिनॉमियल फॉर्म का और सिंगल पावर। तो मैं आर्बिट्ररी पावर ले रहा हूँ, मान लिए मैंने कोफिशिएंट ले लिए हैं ए, और पावर है एन, और फंक्शन एफ एक्स है। फंक्शन के बारे में पहले ही बता चुका मैं आपको, फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू वाई हम मान के चल रहे हैं। तो y इक्वल टू है ए एक्स, वाई क्या है, ए एक्स रेज टू पावर एन, इसको क्या कहते हैं, ए एक्स रेज टू पावर एन। एन पावर है, ए क्या है, कोफिशिएंट। राइट, याद रहेगा आपको। अब आगे चलते हैं। अब इसको पहले डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएशन का फार्मूला मैंने बताया था ना, टी नहीं रहेगा हमेशा, इसलिए मैंने जर्नल लिया है यहाँ पे। देखिए ये वाली वैल्यू टी नहीं है, ये क्या है, इस बार नीचे मैंने एक्स का है, यानी कि इस बार वेरिएशन किसके हिसाब से हो रहा है, एक्स के हिसाब से हो रहा है, और वाई को फंक्शन है एक्स का। ठीक है, तो इसमें अब फॉर्मूला क्या है, ये जो ऊपर वाला पावर है ना, डिफरेंशिएशन का मतलब याद है ना क्या था, तोड़ना, कम होना चाहिए ना, तोड़ेंगे तो क्या होगा, कम होगा। तो कम होना चाहिए, तो इसकी जो पावर है ना, एक ऑर्डर कम हो जाएगी। तो देखिए ये पावर इधर आ गई, और यहाँ एक ऑर्डर कम हो गया, और ए एज सच बाहर रह गई। भाई मैं सिंपल शुरू कर रहा हूँ। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आपके मैथ के सिलेबस में है, आई थिंक नेक्स्ट ईयर +2 में होगा। तो मुश्किल हो जाता है वहां, बहुत इतना आसान नहीं है, बट अभी आप सिंपल से स्टार्ट कर रहे हैं, तो सिंपल फॉर्म में अभी सिर्फ आपको ये करवा रहा हूँ, और ये आपको याद होना हो जाना चाहिए, और फिजिक्स में आपका इससे बहुत ज्यादा काम चल जाएगा। ठीक है, तो आपको ये याद होगा क्या करना है, कोफिशिएंट को बाहर निकालना है, पावर को बाहर ले आना है, और एक पावर कम कर देनी है, यानी कि n-1 एक्स को वही रहने दें। तो ये जो हुआ, ये क्या हुआ, ये आपका डिफरेंशिएशन हो गया। तो ये तो डिफरेंशिएशन हो गया, राइट। अब हम इसी टर्म का थोड़ा सा करने जाते हैं, क्या, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मैंने बताया था आपको, सिंपल यही है, बस अब dt की जगह क्या ले आए हैं हम, देखिए dt की जगह क्या आ गया, यहाँ dx आ गया, क्योंकि हमारा वेरिएशन x के हिसाब था, फंक्शन x का था, इस बार t का फंक्शन नहीं है, इस बार x का फंक्शन है। तो ये ध्यान रखेंगे टर्म, किसका कौन फंक्शन होता है। अब इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, जोड़ना। अब जोड़ोगे तो क्या होगा, क्या होगा, कम बड़ी होनी चाहिए, तो बड़ी होगी तो क्या होगा, इसका एक पावर आपने बढ़ा देना है। तो ये देखिए पावर बढ़ गया, n+1 हो गया, ए कांस्टेंट है तो बाहर हो जाएगा। पर इस बार मल्टीप्लाई नहीं होगा, सारा काम इससे उल्टा चलना है। इस बार मल्टीप्लाई नहीं होगा, यहाँ मल्टीप्लाई था, यहाँ डिवाइड हो जाएगा, बट n+1 से। ये जो खास ध्यान रखने वाली पॉइंट है, बात ये है, ये होगा तो सही, पर ये n+1 होगा, n नहीं होगा। और इस तरह का इंटीग्रल जहां पे लिमिट नहीं होती, वहां पे साथ में एक कांस्टेंट आता है। ठीक है, कांस्टेंट की वैल्यू, अगर वैल्यू गिवन होगी तो डिटरमिन कर लेते हैं, नहीं गिवन तो फिर हम उसको सी लिख के छोड़ देते हैं। फिजिक्स में आल्दो वैल्यू गिवन होती है तो सी की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैथ में जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब हम, मैंने कुछ बताया था, इसका पर्टिकुलर आपको नाम बताया था, क्या बताया था, इनडेफिनिट इंटीग्रल है, इनफाइनाइट इंटीग्रल है। क्या है, इनडेफिनिट इंटीग्रल है, यहाँ पे टर्मिनोलॉजी आपकी समझिए, इनडेफिनिट इंटीग्रल है। ठीक है, राइट। इंडेफिनिट इंटीग्रल क्यों है, क्योंकि इसके लिमिट्स नहीं है, यहाँ पे लिमिट मेंशन नहीं करा हुआ, इसलिए ये क्या है, ये याद रखेंगे, इसलिए इनडेफिनिट इंटीग्रल, राइट। क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल होता है, उस केस में क्या होता है, अपर और लोअर लिमिट दी होती है। अब डेफिनेट इंटीग्रल के केस में आपके पास फाइनाइट वैल्यू ऑफ लिमिट होगा। ठीक है, लिमिट की फाइनाइट वैल्यू देखो क्या है, -2 है, और यहाँ पे 2 है, कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, पर वैल्यू होनी चाहिए। तो इस केस में आप सॉल्व करेंगे इसी तरीके से, इस बार सी नहीं रहेगा, यहाँ पे सी गायब हो जाएगा, सिर्फ इसकी अपर वैल्यू, लोअर वैल्यू यहाँ पे, अपर वैल्यू यहाँ पे, ये होगी। आप सॉल्व करेंगे, आप वैल्यू डाल देते, मान लेते हैं मुझे को पहले से किसी ने बता दिया है, क्या बता दिया है, एक्स की वैल्यू नहीं बताई, एक्स की वैल्यू तो बाहर गिवन है। मान लेते हैं कि ए की वैल्यू मुझे गिवन है 2 है, मुझे किसी ने बता दी ए की वैल्यू कितनी है, 2 है, और एन की वैल्यू ले लेते हैं, कुछ मान लेते हैं 3 ले लेते हैं। तो जरा इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे, मैं आपको करके दिखाना चाह रहा हूँ बस इसमें। n3 है, तो n3 है तो ये क्या हो जाएगा, और a कितना है, देखो a से तो ज्यादा मतलब है नहीं, कि a तो दोनों तरफ ही रहेगा। ठीक है, तो चलो फिर भी हम लिख लेते हैं, a यहाँ पे a को ऐसा रहने देते हैं, बाद में कर लेंगे। ठीक है, और ये आपका आ गया, क्या आ गया यहाँ पे x,
एक्स की वैल्यू तो हम बाद में देखते हैं। एन की वैल्यू बताइए कितनी है। एन की वैल्यू है 3 + 1 4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4। तो ये स्टेटमेंट क्या आया, अपॉन 4। ठीक है, और लिमिट इसको ऐसे लिखते हैं, आप यहाँ पे x इक्वल टू 2 डाल देना। अंडरस्टूड है, x इक्वल टू 2 लिख देना, मैंने सिंपल 2 लिखा है, माइनस। अब ये क्या करेंगे, a वैल्यू तो वही है, चेंज तो आना नहीं है। ठीक है, x+4, x⁴ अपॉन 4, टर्म तो वही होगी, और इस बार वैल्यू क्या होगी इसकी, -2 हो जाएगी। आप वैल्यू वैल्यू डाल देना। ठीक है, ये दोनों तरफ कॉमन होगा, x की वैल्यू में चेंज आएगा। ठीक है, ये -2 है तो -2 है। बताइए अब आंसर क्या आ गया, बताइए। -2। अच्छा, a की वैल्यू इसमें भी है, इसमें भी निकाल दे बाहर। a 2 कर डाल देते हैं, यहाँ 2 डाल दीजिए, यहाँ भी 2 डाल दीजिए। मैं छोटा कर रहा हूँ यहाँ पे, ये कैंसिल हो गया आपका, ये भी यहाँ से कैंसिल हो गया, तो ये हाफ रह गया, हाफ बाहर निकाल लेता हूँ। डाल दे, मैथ है सर, वैसे में मेरा कुछ करना नहीं। और इधर आप डाल दीजिए 2 की वैल्यू, 2⁴, एक 2 बाहर चला जाएगा, 3 रहने देते हैं। ठीक है, 3 रहने दिया तो यहाँ पे हो गया 8। यहाँ पे भी ऐसे ही कर दिया, 2 बाहर निकले, स्क्वायर करेंगे, फिर स्क्वायर का 4 करेंगे, सब प्लस में आ जाएगा। ये क्या हो गया 8, क्या बचा, कुछ कुछ भी नहीं बचा। राइट, सो इट्स पॉसिबल, आई मीन टू से। राइट, तो ये कुछ मैंने आपको बताया कि कैसे करते हैं, ये जरूरी था बताना। आप डेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है, इनडेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है, ये भी आपको बताना जरूरी था। किस तरीके से लिमिट अप्लाई करते हैं, मैंने ये भी आपको करके बता दिया। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई। तो आप इसको सॉल्व करके मैंने दिखा दिया है आपको, थोड़ा सा आप इसको कर सकते हैं, करना चाहेंगे तो। आपको मैंने सारी बातें इसके विषय में डिटेल में बता दी है, तो समथिंग लाइक दैट, दिस थिंग यू हैव टू डू। तो कर लिया होगा आपने इसे। अब चलते हैं, अब जब प्रॉब्लम सॉल्व की तरफ करते हैं, तो मैं छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ, ज्यादा नहीं, टाइम मैंने पहले बता दी, तो आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। तो मान लीजिए फंक्शन ये है, तो आप मुझे फटाफट जरा इसका बताइए। अच्छा, आप बता देता हूँ एक और टर्म आपको। मैंने यहाँ 2 टर्म इसलिए लिए हैं कि आपको दोनों पे अलग अलग अप्लाई हो सकता है, डिफरेंशिएशन भी और इंटीग्रेशन भी। ठीक है, तो आप कर सकते हैं इसको, तो घबराने की जरूरत नहीं है इसको देख के। तो मैं कह रहा हूँ फाइंड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो ये क्या है, ये आपके पास एक ये डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, और डिस्प्लेसमेंट किसका फंक्शन है, टाइम का फंक्शन है। तो जरा करिए, एन की वैल्यू क्या है, यहाँ पे ए की वैल्यू क्या होगी 3, एन की वैल्यू क्या होगी 2। 3 ए और एन कितने 2। तो करिए डिफरेंशिएट, वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी कैसे आएगा, dx/dt। तो dx/dt करिए। ठीक है, तो करिए dx/dt क्या आएगा, 2 बाहर ले जाएंगे, 3 × 2 6 6। ठीक है, एक पावर कम 2। ठीक, इधर करेंगे, इधर 1 था, एक पावर कम ये, तो 0, एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज 1, सो दिस इज 6t+1। आप सब दोबारा ठीक से समझने की कोशिश करना कैसे आया है। ठीक है, और फिर v है, इसमें अब 6t, t में कितना हो जाएगा, t की पावर 1, एक पावर कम कर दोगे तो 0, एनीथिंग रेज टू पावर 0 हो जाएगा, एंड 1 1 से, और यहाँ 6 × 1 6। तो और ये क्या है, इसके पास क्या है, तो इसको क्या अज्यूम कर लेंगे आप, इसको आप जो अज्यूम कर लीजिए t⁻⁴। अगर आप t⁻⁴ अज्यूम कर लेंगे, तो 0 बाहर गया तो क्या हो गया फिर 0। तो ये टर्म आपके डिफरेंशिएशन में उड़ जाएगी, सिर्फ आपके पास बचेगा 6। राइट, तो ये सिंपल था वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकालने का। अब इसको मैं रिवर्स करता हूँ, इंटीग्रेशन के टर्म में। यहाँ मामला आसान है, क्योंकि जब t की वैल्यू 0 रखोगे तो x की वैल्यू 0 आएगी, तो यहाँ c का लफड़ा नहीं पड़ेगा। तो v इक्वल टू क्या है, 60+2। तो डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है, तो इंटीग्रेशन कर देंगे आप, आ जाएगा आपके पास, आपसे करके देख लेंगे क्या वैल्यू आती है। ठीक है, तो मैं प्रैक्टिस के क्वेश्चंस दे रहा हूँ आपको, कि आपको v इक्वल टू है 3 t2² और +2 है, आप x और a फाइंड आउट करेंगे। क्या करना है आपको सोच के बताना, नहीं कर पाए कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि कर पाए कि नहीं कर पाए, फिर मैं आपको प्रॉपर इसका सोल्यूशन दे दूंगा। आपको ग्राफिकल वे में मैंने क्वेश्चन जो मोशन को सॉल्व करना पहले ही बता दी, कैलकुलेशन के वे से भी करना आपको आना चाहिए। हालांकि अगली जो वीडियो आएगी कैलकुलस मेथड से मैं इसी के लेके आने वाला हूँ। और एक और चीज है जो इम्पोर्टेंट है, कि आपको डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन के फॉर्मूले समझने होंगे।
क्योंकि वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे भी अप्लाई होता है, लॉगरिथमिक फंक्शन पे भी अप्लाई होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस पे भी अप्लाई होता है, और कॉम्प्लेक्स अलजेब्रिक इक्वेशंस पे भी अप्लाई होता है। तो उतना सारा एक साथ तो आप याद कर नहीं पाओगे, धीरे धीरे डी कोर्स में करेंगे। हालांकि मैं इनके लिए शॉर्ट्स भी लेके आऊंगा, तो एक नया प्लेलिस्ट हम बनाएंगे इसके लिए, जिसका नाम है PWI फिजिक्स विद इन यू मैथ शॉर्ट। ठीक है, तो शॉर्ट वीडियो के थ्रू छोटे छोटे आप शॉर्ट उसको देखते रहे ना, आपको छोटे छोटे फॉर्मूले याद होते रहेंगे। तो विशेष मेहनत करने की जरूरत नहीं है उसके लिए, छोटे छोटे शॉर्ट की फॉर्म में, छोटे छोटे फॉर्मूले के फॉर्म में आप उसे करते रहेंगे। इन्हीं सब के साथ मैं आज का पार्ट यहीं पे सोचता हूँ कि खत्म कर दिया जाए, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब आ गया होगा। ठीक है, डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन कुछ हद तक समझाने में कोशिश मैंने करी है, उसमें कामयाब भी हो गया हूँगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ थैंक्स फॉर द लर्निंग विद वाइजस। मिलते हैं फिर से, कैलकुलस के पार्ट से आगे बढ़ते हैं, मोशन को बढ़ाते हैं, अपनी गाड़ी का भी एक्सेलरेशन डालते हैं। सो गुड बाय।